नमस्ते छात्रों, आज हम एक नया पाठ लेने वाले हैं। पाठ तीसरा, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट हिमालय की एक ऊंची चोटी का नाम है। शिखर यानी पहाड़ की चोटी। लेखिका है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इस पाठ में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांचकारी वर्णन किया है। तो पाठ का सार इस प्रकार है। एवरेस्ट अभियान की चुनौतियां। 7 मार्च 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। उनसे पहले हिमपात के रास्ते को साफ करके बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था। लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर एवरेस्ट को निहारा। इस स्थान को सागर माथा भी कहते हैं। अधिकतर शेरपा यहीं रहते हैं। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ का फूल देखा। पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक की गति से हवाएं चलती है तो सूखी बर्फ के उड़ने से यह फूल सा बन जाता है। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेखिका को डर लगा, किंतु फिर भी वह चुनौती का सामना करना चाहती थी। देखिए यहाँ पे 7 मार्च 1984 को अभियान दल काठमांडू के लिए चला और वहाँ पे बेस कैंप बनाने के लिए अग्रिम दल रवाना हो चुका। अग्रिम दल यानी पहले पहुँचने वाला समूह। और लेखिका ने नमचे बाजार पहुंचकर देखा, निहारा वहाँ पे, तो क्या देखा? सागर माथा। सागर माथा यानी हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहा जाता है। सागर का माथा, यह नाम उनको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे अधिकतर शेरपा भी रहते हैं और 150 किलोमीटर से भी अधिक की गति से यहाँ पे क्या चलती है? हवाएं। इतनी तेज हवाएं हैं। और यहाँ पर बर्फ का एक ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। इतना बड़ा सा वो बर्फ का एक ध्वज वहाँ पे दिखाई पड़ता है। और इन सब चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है, संकट का सामना करना पड़ता है। लेकिन लेखिका को यहाँ पर डर नहीं लगता, वह चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिच पहुंचा तो समाचार मिला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले 16 शेरपा कुलियों में से बर्फ खिसकने के कारण एक शेरपा की मौत हो गई है और 4 घायल हो गए हैं। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों और मृत्यु को सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। यानी यहाँ पे हिमालय पर जाना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पर शिखर पर चढ़ना आसान नहीं है। वहाँ पर ढेर सारे खतरे मंडराते रहते हैं और उन खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और उस खतरों को, मृत्यु को भी सहज रूप से स्वीकार करना पड़ता है। तभी उपनेता प्रेमचंद ने आकर बताया कि खुम्बू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में पुल, रस्सियाँ तथा झंडियाँ भी लगा दी गई हैं, परंतु यदि हिमपात होता रहा तो यह काम दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप पहुंचकर समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। यानी यहाँ पर देखिए, रास्ते को पहचानने के लिए रस्सियाँ तथा झंडियाँ भी लगानी पड़ती है और वहाँ पर हिमपात होता रहता है और वहाँ पर क्या हो गया है? प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है। यानी एक से एक ऐसे उनको दुखद समाचार मिलते जा रहे हैं और उनको लेखिका बचेंद्री पाल को आगे जाना है। आगे देखिए, लेखिका ने एवरेस्ट को पहली बार इतनी निकट से देखा। उसने पहाड़ियों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को निहारा। यानी पहाड़ियों से घिरी हुई नदी जो
जिस प्रकार से पहाड़ है उसको घेरते हुए आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी। और नदी में क्या है? बर्फ है। बर्फ, नदी, ग्लेशियर, और उस पे वो पिघलती नदी, उसको वह लेखिका निहार रही है। उसे पता चला कि हिमपात के कारण कभी कभी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती हैं और धरती में दरार पड़ जाती है। उसे पता चला कि पूरी यात्रा में हिमपात रोज ही उसे तथा अन्य 1 दर्जन आरोहियों को छूता रहेगा। यानी उसको अंदाजा हो गया कि यहाँ पर तो हिमपात होना हर रोज का काम है, और यहाँ पर जो दर्जन भर आरोही यानी यात्री चले जा रहे हैं ऊंचाई की तरफ, तो उनके ऊपर कब ये गिरेगा या कुछ हो जाएगा, इसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों, लट्टों तथा रस्सियों का उपयोग करना सिखाया। तीसरे दिन उन्हें हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास करना था। लेखिका और रीता गोम्बू साथ साथ थे। दोनों के पास वॉकी टॉकी था। वे अपने हर कार्य की जानकारी बेस कैंप में कर्नल खुलर को दे रहे थे। 29 अप्रैल को अंगदोरजी, लोपसांग और गगनबिस्सा साउथ कोल पहुंच गए। यह 7,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैंप था। लेखिका को याद आया कि बेस कैंप पर तेनजिंग अपनी सुपुत्री डेकी के साथ वहां आए थे। उन्होंने उनकी प्रशंसा में कहा था, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा लेखिका से कि तुम क्या पर्वतीय लड़की लगती हो, और तुम्हें तो क्या करना है, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई को लेखिका लोत्स की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई थी। कैंप में लोपसांग, तशारिंग आदि 10 जन व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30 बजे जोर का धमाका हुआ और बर्फ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी। अब वहाँ एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो गया था। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हुआ। लोपसांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया था तथा लेखिका को बर्फ की कब्र से निकाल लिया। इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक था। तभी सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्र से पूछा कि क्या वह भी वापस आना चाहेगी। बचेंद्र ने उत्तर दिया नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अचानक रात के 12:30 बजे धमाका हुआ और पूरा तंबू तहस-महस हुआ और विशाल हिमपुंज वहाँ पर बन गया है। और लोपसांग ने स्विस छुरी से रास्ता साफ किया और लेखिका को उस बर्फ के कब्र से उन्होंने सुरक्षित उनको निकाला। और यहाँ पर इस प्रकार से सुरक्षा कार्य करना यानी आसान नहीं था, बहुत ही साहस भरा ये कार्य है। और यहाँ के सभी 9 सदस्य, पुरुष सदस्य, उनको चोटें लग गई है, हड्डियाँ टूट चुकी है और वे बेस कैंप में क्या कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और कर्नल खुल्लर ने बचेंद्र से पूछा कि क्या वह भी जाना चाहेगी वापस बेस कैंप, वह आधार शिविर जहाँ से चढ़ाई का अभियान चलाया जाता है। लेकिन बचेंद्र ने कहा कि नहीं। साउथ कोल कैंप पहुंचकर बचेंद्र ने चाय बनाई और अपने साथियों की जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। तंबू के बाहर बर्फीली हवा थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली, फिर जय मिला। उसने चाय पी, तब लेखिका को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी कि उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। की ने उसे देखा हो, लेखिका को हक्का बक्का रह गया। वह कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया और बचेंद्र का सामान लेकर साथ चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। और ये साउथ कोल जो है ना, वह पृथ्वी पर बहुत ही अधिक कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण कोल यह कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन बचेंद्र सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद
अंगदौर जी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था, इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। बचेंद्री को लगा कि अंगदौर जी के पांव ठंडे पड़ गए तो क्या होगा, परंतु उसे उस पर विश्वास था। अंगदौर जी जो बिना ऑक्सीजन के क्या कर रहा है, ऊपर की चढ़ाई कर रहा है और बिना ऑक्सीजन के, और इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन उसे क्या था, विश्वास था कि वह सफल हो जाएगा। सुबह 6:20 बजे अंगदौर जी और बचेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकले। बचेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफ़ी गर्म थी। उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ शीशे की चादर के समान सख्त थी, यानी पूरी बर्फ की चादर मानो लपेटी हुई है पूरे वातावरण में, और सब जगह कांच की तरह यह बर्फ दिखाई दे रहा है। और यह सख्त चादर शीशे की तरह लग रही है। उन्हें बर्फ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदौर जी को यह जानकर हैरानी हुई कि बचेंद्री अभी थकी नहीं है, यानी अंगदौर जी को लगा कि ये लड़की थक जाएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उसको हैरानी हुई अंगदौर जी को कि यह थकी नहीं है। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे थे तो दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। यानी बहुत ही हौसलों के साथ वह आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद पुनः चढ़ाई शुरू हुई। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदौर जी और बचेंद्री इसी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े। लाटू उनका संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लाटू ने देखा कि बचेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है, यानी वहाँ पे 4 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ पर वह क्या कर रही है, 2.5 लीटर ही ऑक्सीजन ले रही है। उसने आपूर्ति बढ़ाई। अब बचेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी और बचेंद्री को लगा कि अभी ये चढ़ाई क्या है, आसान है। अचानक हवा की गति बढ़ गई, इस कारण बर्फ के झोंके उड़ने लगे। दृश्य दिखना बंद हो गया। अचानक बचेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई और ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर, यानी दोपहर के 1:07 बजे वह एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी। भारतीय इतिहास में 23 मई 1984 को पहुंची पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल, वह पहली भारतीय महिला थी। एवरेस्ट चोटी पर 2 व्यक्तियों को साथ खड़े होने की जगह भी नहीं थी, यानी ये शिखर इस प्रकार का है कि वहाँ पे 2 व्यक्ति भी खड़े नहीं रह सकते एक साथ। तो उन्होंने क्या किया, सामने हजारों मीटर लंबी ढलान थी, तो उन्होंने पहले बर्फ के फावड़े से जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित किया। फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ से लगाकर सागर माथे के ताज को चूमा। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, उन्हें लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा करके उन्हें बर्फ में दबा दिया। इस रोमांचकारी क्षण में उसे माता पिता की बहुत याद आई और ये जो एवरेस्ट पे चढ़ी हुई पहली महिला बचेंद्री पाल, इतना रोमांचकारी उनका अनुभव है, ये रोमांचकारी क्षण है और इस क्षण को वह अपने आप में महसूस कर रही है और अपने माता पिता को वह याद कर रही है। उन्होंने वहाँ पर छोटी सी पूजा की और अपने माता पिता को याद किया। बचेंद्री ने अपने रज्जू नेता यानी रस्सी के सहारे आगे बढ़ने वाले नेता, रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर प्रकट किया। अंगदौर जी ने उसे गले लगाकर बधाई दी। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे। उन्होंने फोटो लिए।
लाटू ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों के चोटी पर खड़े होने की सूचना दे दी। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर देखो कर्नल खुल्लर ने उसको बधाई दी, लेखिका बचेंद्री पाल को बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा और देश को तुम पर गर्व है। यानी इतनी संकट से भरे पूरे वातावरण को सहन करते हुए एक बहुत ही साहसिक कार्य बचेंद्री पाल ने किया है और उनकी जो साहसिक यात्रा है उसकी सराहना कर्नल खुल्लर ने की है और उन्होंने कहा कि देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। धन्यवाद।